बड़े से बड़ा ममता समर्थक अब गुस्सा जाहिर करने लगा सरकार के खिलाफ। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना जिसे पूरे देश में हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर लेडी का रेप और उसकी बेरहमी से हत्या कर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस मामले ने सड़कों पर आग लगा दी है। लोगों के अंदर गुस्से की लहर दौड़ रही है। इस तरह का दिखावा प्रोटेस्ट ममता बनर्जी को सूट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता गवर्नमेंट को फटकार क्यों लगाई? ममता बनर्जी ने पीएम को लेटर में क्या लिखा? बांग्लादेश सरकार की चुप्पी क्यों है? कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में क्या न्याय मिलेगा या ये मामला भी सियासत के भेंट चढ़ जाएगा? आखिर देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट का सीधा कारण है दोस्तों जस्टिस। दुनिया भर में डॉक्टर्स और यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एंड मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग। 9 अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में जहां हेनस क्राइम हुआ, ये यहाँ का पहला क्राइम नहीं है। 25 अगस्त 2001 से लेके 2024 तक के मल्टीपल क्राइम्स हुए हैं, जहां मर्डर को सुसाइड बोल के ये केस दबा दिया गया और यहाँ की लोकल पुलिस और पॉलिटिशियन ने मिलकर ये केस कभी बाहर आने ही नहीं दिया। एलिजिडली ये भी बताया जा रहा है कि कॉलेज में सेक्स रैकेट एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग से लेके मेडिसिन एंड ड्रग स्मगलिंग जैसे बड़े बड़े क्राइम्स इन्वॉल्व हैं, जहां पूरे हाई अथॉरिटीज मेंबर इन्वॉल्व हैं। पूरे देश में डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट चल रही है और उत्तराखंड में भी कोलकाता जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ घर लौट रही एक नर्स का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव 9 दिन बाद झाड़ियों में मिला। पुलिस ने इसके कातिलों को अरेस्ट कर लिया है। इस बीच यूपी की मुरादाबाद से नर्स के साथ दरिंदगी का नया केस सामने आया है। यह केस 17 अगस्त रात की है। यह एक एबीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर शहनवाज ने नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने कल्प्रिट डॉक्टर शहनवाज, वार्ड बॉय जुनैद एंड लेडी नर्स महनाज को अरेस्ट कर लिया गया है और हॉस्पिटल को भी सीज कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके क्या उनसे भी निबंध लिखवा के उनको छोड़ दिया जाएगा जैसे पुणे पोर्शे केस में हुआ था? ऐसी ही घटना 12 और 13 अगस्त का है। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ वहां के सफाई कर्मी ने उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। मॉब अटैक में 40 के करीब गुंडे इन्वॉल्व थे, जिसमें कि 25 गिरफ्तार हो गए हैं। मेरा पहला सवाल बांग्लादेश के सीएम से, क्या मॉब अटैक सबूत मिटाने के लिए भेजा गया था? कोलकाता के हॉस्पिटल में पहुंचकर वी वांट जस्टिस का नारा लगाने वाली भीड़ का असली मकसद क्या डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने से रोकना था? मेरा दूसरा सवाल, वो सबूत जो गुनहगार को फांसी दिला सकते थे, क्या इन सबूतों को मिटाना ही इस भीड़ का असली मकसद था? आखिर कौन है वो पावरफुल मास्टरमाइंड के पीछे जो ये सारे सबूत मिटाना चाहता है? यहाँ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐसे इंसिडेंसेस रोकने चाहिए थे, उल्टा वो वहां अपनी ही स्टेट में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही हैं। ममता बनर्जी अपना स्टेटमेंट देती हैं, हम डेथ पेनल्टी दिलवाएंगे। मेरा उनसे तीसरा सवाल, पहले आप इन्वेस्टिगेशन तो सही से करवा लीजिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, ये गैंग रेप का मैटर है। तो बाकी एक्यूज्ड कहाँ हैं? अगर आप इन्वेस्टिगेशन ही अच्छे से नहीं करा पा रहे तो हम कैसे माने कि कन्विक्शन अच्छे से हो पाएगा? थैंकफुल टू जुडिशरी जिन्होंने कहा कि अब सीबीआई जांच करेंगे। अब उम्मीद लग रहा है कि एक्चुअल कल्प्रिट के नेम सामने आए और एक्चुअल में जो चीज हुआ है वो भी सामने आए। हम सबके मन में एक सवाल है कि संजय रॉय के अलावा और कौन कौन इन्वॉल्व है इस दिल दहला देने वाले केस में। इसे बेहतर समझने के लिए हमें एक वायरल ऑडियो क्लिप सुनना पड़ेगा। जिनको बंगाली आती है वो इस वायरल ऑडियो क्लिप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। বন্ধুরা, আমি সোমা বলছি, সোমা মুখার্জি। এত কষ্ট হচ্ছে ভিতরে যে হসপিটালে বসে থাকতে পারছি না। আমাদের সব ডাক্তাররা সবাই খুব ডিস্টার্বড। আজকে তো ওপিডি বন্ধ রাখা হয়েছে। তোরা জানিস সমস্ত ঘটনা শুনলাম যা মানে সত্যিকারের ঘটনা। ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों, अब जाके वहां से सुन सकते हैं। 18 अगस्त 2024 एक एक्टिविस्ट हैं मधु पूर्णिमा किस्वर, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए एक ऑडियो सामने लाया है। उन्होंने बंगाली ऑडियो को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्वीट किया है। इस ऑडियो में हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। मधु किस्वर जी ने पूरे मैटर को टैग कर सीबीआई को लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी ऑडियो मैंने ट्रांसलेट किया है उसको एक बार सीबीआई भी देखे। मेरी गुजारिश है कि वो जांच करे और तो और अगर ये सारी चीजें सही हैं तो हॉस्पिटल पे भी एक्शन लिया जाए
और जो इस पे इन्वॉल्व है उन्हें भी सजा दी जाए। इन्होंने बताया है कि आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल के वुमेन रेसिडेंट डॉक्टर सोमा मुखर्जी की है, जो अपने फ्रेंड मंजुला से क्राइम सीन के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। सोमा मुखर्जी कहती हैं, हॉस्पिटल में रहना बहुत बुरा लग रहा है। सभी डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं। आज सभी ओपीडी बंद है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स और उनके दोस्त लेडी डॉक्टर की मौत के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जो हुआ उस पर विश्वास करना सचमुच बहुत मुश्किल है। सोमा मुखर्जी कहती हैं, लेडी डॉक्टर एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उनको पिछले 6 महीने से परेशान किया जा रहा था। उनको धमकी दी जा रही थी कि उनको उनका थीसिस पूरा करने नहीं देंगे, और तो और लगातार उनको टॉर्चर कर रहे थे। जब लेडी डॉक्टर ने विरोध किया तो फैकल्टीज ने उसे कई तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसके बाद लेडी डॉक्टर ने वार्निंग भी दी कि तुम लोग जो भी इस हॉस्पिटल में कर रहे हो मैं आगे सबको बता दूंगी। जब लेडी डॉक्टर ने वार्न किया कि जो भी सच है बता देंगी, तब उनकी ड्यूटी 36 घंटों की लगा दी गई। वो नाइट शिफ्ट पर रुकती थी। उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया गया। सोमा मुखर्जी कहती हैं कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर भी ये बात जानते थे। जो सीनियर पीजीटी के लोग थे उनको भी ये सारी बातें पता थी। उनको टॉर्चर परेशान किया जा रहा है। सोमा मुखर्जी ने यह भी कहा कि लेडी डॉक्टर थी, वो अपने काम में फोकस रहती थी और इनके ऐसी बातों से टूटी नहीं और अपना काम ईमानदारी से करती थी। 9 अगस्त 2024 को 7 लोगों का पूरा ग्रुप था। वो लेडी डॉक्टर के खिलाफ था और वो सब मिलकर मर्डर और रेप की साजिश रची, पूरा प्लान बनाया और इस प्लान के अकॉर्डिंग इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले कई पीजीटी इंटर्न और सीनियर डॉक्टर इस सेमिनार हॉल में रेस्ट करते थे, लेकिन उस रात लेडी डॉक्टर को उस रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है, इसलिए वहां कोई ना जाए। आगे जो सोमा मुखर्जी ने ऑडियो में बताया कि 4 स्टूडेंट्स थे, वो सेमिनार हॉल में डिनर कर रहे थे। 4 में से जो एक कोई लड़की थी, वो लड़की एक डॉक्टर है या इंटर्न है ये उनको कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो जरूर एक इंटर्न है। और उसके बाद लेडी डॉक्टर के साथ उसका बहस हो जाता है। उसके बाद उस रात लेडी डॉक्टर को धमकी दी जाती है और फिर लेडी डॉक्टर को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा जाता है। इसमें 7 लोगों का ग्रुप था। पहले उन्होंने उनके हाथ कसकर पकड़े और मारा पीटा गया। इसमें वो लेडी इंटर्न ने भी मदद की और साथ दिया। उनमें से 2 उनका पेल्विक गर्डल तोड़ा, जिससे उनकी पेल्विक बोन टूट गई। फिर उनकी कॉलर बोन भी तोड़ दी। उनका सर ऐसे कुचला गया कि उनका सर फट गया। इतना सब होने के बाद भी उनका गला दबाकर हत्या कर दी गई। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो देखा कि संजय रॉय वहां बैठा है और दूसरों के साथ शराब पी रहा है। वे जानते थे कि संजय रॉय महिलाओं के प्रति जुनून था, इसलिए उसको सेमिनार रूम की तरफ भेजा गया। इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। सबूत मिटाने के लिए वहां के डॉक्टर एंड इंटर्न ने सेमिनार रूम में कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दिया, जहां उन्होंने उनको मारने के बाद हैंड वॉश किए थे। इस देश में कुछ नहीं होने वाला, हमारे अंदर दर्द बढ़ता जाएगा, हम और ज्यादा घुटन महसूस करेंगी। ये सारी चीजें सोमा मुखर्जी बताती हैं। के बाद से तो राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती। वो एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ सकती। जो सेमिनार हॉल में कैमरास लिए गए, जहां पर क्राइम सीन हुआ, वहां पर 4-5 लोगों को और देखा गया। तो मेरा चौथा सवाल कि कोलकाता पुलिस अभी तक कहां थी? क्या उस बेटी की लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं है कि आप सीसीटीवी कैमरास में देख के अभी तक उन सस्पेक्टेड को नहीं उठाए हैं? आप सभी को याद होगा दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 इस दिन पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा था, और ये आज ऐसा दूसरा केस है जिसमें पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है। ये प्रोटेस्ट हमारी बहनों, बेटियों, छोटे बच्चियों सभी के सेफ्टी के लिए है कि किसी के साथ ये दोबारा ना हो। जिनको हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए रखे हैं, सिविक वॉलेंटियर जो मेन पुलिस के कामों में हेल्प करता है, वही दरिंदगी वाली हरकतें किया। मेरा 5वां सवाल, जिसके अंडर में सिविक वॉलेंटियर रखा गया था, जिसका पुराना रिकॉर्ड ही खराब है, उसको आप सिविक वॉलेंटियर कैसे बना सकते हैं? मेरा 6वां सवाल, अगर ये मैटर गैंगरेप का है तो बाकी एक्यूज्ड कहाँ हैं? उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? वहां की पुलिस को सब पता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अगर वो डिस्क्लोज करेंगे तो बाकी उंगलियां उनके ऊपर ही उठेंगी। हमें नंबर ऑफ कल्प्रिट चाहिए, बालिग हो या नाबालिग। रेप एंड मर्डर केस में सबकी सजा एक होनी चाहिए। आरोपी के मन में डर होना चाहिए, इतना कठोर पनिशमेंट होना चाहिए। उनको बीच चौराहे में खड़े कर छल्ली कर देना चाहिए, गोलियों से उनकी रूह कांप जानी चाहिए, उनको पब्लिकली सेम करना चाहिए। लड़ाई किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर जो इंसान को इंसान के जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है उनके खिलाफ है।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल काफी चर्चे में हैं। विनीत गोयल के ऊपर उनके काम करने के तरीकों में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सवाल खड़े किए। पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल को कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ से पता चलेगा कि आत्महत्या की कहानी किसने फैलाई, सेमिनार हॉल की दीवार किसने गिरवाई, आरोपी संजय रॉय को इतना ताकतवर किसने बनाया, क्यों 3 दिन बाद स्नीफर डॉग का इस्तेमाल किया गया। सुखेंदु शेखर ने कमिश्नर पे सवाल उठाए तो तुरंत उनको नोटिस आ गया। ये तो हाल है हमारे बंगाल का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल जो एडवोकेट हैं और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे सवाल खड़े किए कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर। सबसे पहला सवाल, एफआईआर दर्ज कब करवाई? आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, लगभग 14 से 15 घंटे बाद रात के 11:15 बजे पहली बार एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। दूसरा सवाल, पहली बार अननेचुरल डेथ के बारे में कब बताया? सुबह के 10:30 बजे। फिर वो पूछते हैं कि इसके बाद भी एफआईआर दर्ज करवाने में 14 से 15 घंटे लग गए। अननेचुरल डेथ का केस कब दर्ज हुआ? ऑफिशियल एंट्री है रात के 11:30 बजे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने मर्डर को सुसाइड क्यों बताया? कपिल सिब्बल कहते हैं नर्वस होके फैमिली परेशान थी इसलिए उनको बचाना चाहते थे। पोस्टमार्टम कब किया गया? पोस्टमार्टम किया गया शाम को 6:10 से 7:10 के बीच में, वो भी आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर ही। दरअसल दोस्तों, एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। 7वां सवाल पूछते हैं, क्या एफआईआर से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया? जांच, पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद रात को 11:30 बजे अननेचुरल डेथ की एंट्री करवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी जांच नहीं देखी जो इस मामलों में हुई है। Surprising. Postmortem precedes registration of UD. No, Madam, this is what I am told, Madam, and I can only Is someone respond. responsible there to assist? Yes, certainly, Madam. If any officer is present, you may Yes. speak to him and tell us. What is Because if this is the fact, then it is something very dangerous. The entire procedure Yes. which has been Your followed by your police, Yes. police of the state, it is something which at least I have not come across. Yes. In 30 years of my अपना सियासत बचाने के लिए 12 दिन बाद 22 अगस्त को ममता बनर्जी को लेटर लिखने को याद आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। वो लिखती हैं, डेटा के अकॉर्डिंग डेली 90 रेप केसेस होते हैं। इसी को लेके ममता बनर्जी ने 3 डिमांड किए। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि इस तरह के सीरियस और सेंसिटिव इशू को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून लाना होगा। ये एक राज्य सरकार नहीं ला सकती, एक सेंट्रल कानून होना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, जिसके अंदर जो पनिशमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, जिससे क्राइम को रोक सके। दूसरा कहती हैं, रेप जैसे अपराध के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। तीसरा कहती हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि 15 दिन के अंदर ट्रायल स्टार्ट हो जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर और मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स गठन बनाए जिसमें 10 मेंबर्स हैं। सोसाइटी की स्ट्रक्चर की बात करें तो इस देश के अंदर जितने पेरेंट्स हैं, उनका बेटा कल्प्रिट हो, उनका बेटा रेपिस्ट हो, उनका बेटा मर्डर हो, वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये लड़ाई घर के अंदर उनके पेरेंट्स को भी लड़नी पड़ेगी। अगर उनका बेटा कल्प्रिट है तो उनको आगे आके अपने बेटे को पुलिस को देना पड़ेगा। आधी लड़ाई तो हम यही जीत जाएंगे। हमें प्रिवेंटिव रिलीफ चाहिए जिससे हमारे खिलाफ क्राइम ही ना हो। इस देश में निर्भया को इंसाफ मिलने के लिए 7 साल 3 महीने और 3 दिन का समय लग गया है, लेकिन इस बार नहीं। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ये घटनाएं हमारे समाज की है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजार महिलाओं की कहानी है जो इस तरह के हिंसा का सामना करती हैं। हमारे समाज में न्याय पाने का संघर्ष कितना कठिन है यह हम सब जानते हैं। न्याय के लिए लड़ना हमारा अधिकार है और अन्याय को सहना हमारी मजबूरी नहीं है। दोस्तों, यह लड़ाई हम सबकी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे समाज की और भी बेटियां इस दरिंदगी का शिकार हो सकती हैं। इसलिए उठिए, जागिए और न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद।